हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित डिमरी क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है अमित डिमरी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सेल्स के बारे में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा ही है कि हम किसके बारे में आज ये वीडियो होने वाली है, सेल्स के बारे में। ठीक है, सेल्स यानी कि कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कोशिका क्या है बेसिकली। ठीक है, इसके क्या क्या कार्य हैं और साथ में हम समझेंगे कि कोशिका के अंग कौन कौन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, कोशिकांग। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि जो सजीव है और जो निर्जीव है, यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग में क्या अंतर होता है। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे तो जो सजीव होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कौन कौन से क्वालिटीज होती हैं, ऐसी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज होती है जिनके आधार पर हम कहें कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है जिनके आधार पर हम ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वालिटी है वो क्या है, रिप्रोडक्शन की, यानी कि प्रजनन की क्षमता। ठीक है, प्रजनन की क्षमता, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना। तो जो सजीव होते हैं उनके भीतर प्रजनन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, यानी कि वो अपने जैसा ही एक नया पैदा कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हम इंसानों की बात करें, चाहे जानवरों की या पादपों की यानी पेड़ पौधों की बात करें, तो उनके भीतर क्या होती है, सजीव यानी कि अपने जैसे ही पैदा करने की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें तो उनके भीतर क्या होता है, सेल्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, यानी कि उनके भीतर क्या होती है, कोशिकाएं होती है। राइट, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, एट द एंड अगर हम सूक्ष्मतम स्तर पर देखें यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर ही बने हैं। ठीक है, तीसरी क्वालिटीज इनकी क्या है कि सजीवों के भीतर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, यानी कि सजीव का एक लक्षण और क्या है कि उनके भीतर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है कि जो भी हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के काम हो रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, चाहे वो दिल का धड़कना हो, चाहे वो हमारा रेस्पिरेशन हो, चाहे वो, ठीक है, चलना फिरना, ये सब चीजें है ना। तो एट द एंड सभी में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस के ही जरिए चीजें हो रही है। केमिकल रिएक्शंस जो है किसके भीतर हो रहे हैं, सेल्स के भीतर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। चाहे वो दिल का धड़कना हो, है ना, चाहे वो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का जाना है या बाहर फेंकना है उसको, है ना, या फिर कितने भी प्रकार की एक्टिविटी, लाखों प्रकार की एक्टिविटीज हमारे पूरे शरीर में हर एक सेकंड चलती रहती है। चाहे वो माइंड की बात करें, पूरी बॉडी की बात करें, तो किस वजह से कि एट द एंड केमिकल रिएक्शंस उसमें परफॉर्म हो रहे हैं ना। चाहे वो ग्लूकोज का टूटना हो, चाहे, है ना, ऊर्जा जनरेट करना हो, एनर्जी जनरेट हो रही है एटीपी की फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। तो ये सब क्या है, बेसिकली जैव रासायनिक अभिक्रिया ही है ना। अगली क्वालिटी उनके बीच क्या होती है, उनको जो है अनुकूलन की क्षमता होती है। क्या होती है, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की क्षमता होती है। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। ठीक है, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं, यानी कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके भीतर एडेप्टेशन की क्षमता होती है। राइट, जैसे अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप पहाड़ों पर जब पहाड़ ऊंचे, यानी कि जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, यानी कि ऊंचाई मतलब आप पहाड़ पे चलते जाते हैं, तो ऊंची जगहों पे जाते जाते आपको पेड़ों के जो आकार है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं। चीड़ के पेड़ है ना, या फिर कुछ इस तरीके से जो पेड़ों के आकार है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं मोस्टली जगह।
है ना। और अगर आप प्लेन जगह पे आए या गर्म जगह पे आए, ठंडी जगह पे आए, तो हर जगह आपको पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। अगर आप रेगिस्तान में हैं चले जाए, है ना, जहाँ पर रेत ज्यादा होती है, जहाँ शुष्कता ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पर पानी की कमी है जमीन में, तो वहां पर क्या होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, कटीले होते हैं, कांटे वाले ज्यादा होते हैं ना उनकी जो, क्यों होते हैं, क्योंकि पानी यानी कि पानी की कमी ऑलरेडी है, ठीक है, और अपने आप को उस कमी के लिए ढालना, ठीक है, अनुकूलन का मतलब अपने आप को ढालना, ठीक है, उस कमी है जो पानी की है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जीवित रखना। तो क्या करा उन पेड़ पौधों ने, क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा ही इंसान भी करते हैं, राइट, ऐसा ही इंसान भी करते हैं कि अपने आप को जो है अडेप्ट कर लेते हैं जो जिस प्रकार की वो एनवायरमेंट यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। अगर जैसे हम बात करें अर्थ की, अपनी धरती की बात करें, तो आपको पता है ये जो 0 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो इस आपने देखा होगा कि इस एरिया में जो इस डेमोग्राफी में, इस क्षेत्र में जो कंट्रीज पड़ती है उनमें रहने वाले लोगों का कलर क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है ना, उसका उनका स्किन कलर कैसा होता है, डार्क होता है थोड़ा, राइट। खासकर अफ्रीकन कंट्री, उसके आसपास के कंट्रीज के बारे की बात कर रहे हैं, तो उनका जो स्किन कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य यानी कि गर्मी जो है बहुत ही ज्यादा पड़ती है, और हम वो डार्कनेस बेसिकली क्या है, त्वचा को यानी कि जो बॉडी या स्किन है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, सूरज से आने वाली किरणों से, ठीक है, तो वो अपने आप को डार्क कर लेती है, यानी कि बॉडी हमारी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। अगर हम इस वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊपर की तरफ चलते जाते हैं जब, ठीक है, या नीचे की तरफ देखते हैं, तो अगर यहाँ पे ऊपर की, नीचे तो कोई है नहीं कंट्री, लेकिन ऊपर की बात करते हैं जब, तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो कंट्रीज कैसी हैं, बेसिकली यहाँ पर जो आप लोग मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे, गोरी चमड़ी के, यानी कि स्किन कलर कैसा होता है उनको, बहुत ही फेयर होता है, बहुत ही व्हाइट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सूरज है वो इतनी ज्यादा डायरेक्टली नहीं पड़ता है, ठीक है, इतनी ज्यादा जो है, तो उनके बॉडी में जो मेलानिन होता है, मेलानिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली स्किन को कलर देने का काम करता है, ठीक है, कौन सा होता है, मेलानिन, ठीक है। तो यहाँ पे उनका बॉडी का जो है अपने आप को उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है, तो इसी को क्या बोला था, एडेप्टेशन। तो सजीवों के भीतर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, सेल्स होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, अडेप्टेशन की क्षमता होती है। तो आज हम इसी में से जो है इस सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे वीडियोस में हम क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन सी चलती है डिटेल में पढ़ेंगे, एडेप्टेशन, ठीक है, एडेप्टेशन को भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आज हम इस वीडियो में सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अगर हम डेफिनेशन को समझे, यानी कि सेल क्या होते हैं, तो यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल, ठीक है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। कार्यात्मक का यहाँ पे इंग्लिश में हम कहेंगे फंक्शनल, क्या बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की हमने बात की, इसमें 2 वर्ड आए कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इन 2 वर्ड का मतलब क्या हुआ, वर्ड को मीनिंग बहुत समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको चीजें बेसिकली कंसेप्चुअली समझ पाए, ठीक है। तो संरचनात्मक का मतलब हो गया, अगर हम उदाहरण ले एक दीवार का, ठीक है, वॉल का एग्जाम्पल ले, तो हमारे सामने कोई वॉल है, दीवार है, तो वास्तव में वो दीवार की अगर हम देखें तो किससे बनी है, बहुत सारी ईंटों से बनी है ना, बहुत सारी ईंटें जुड़कर क्या बना रही है, एक पूरी दीवार का स्ट्रक्चर तैयार कर रही है। वैसे ही अगर हम पादपों की बात करें, प्लांट की बात करें, या जंतुओं की बात करें, ठीक है ना, जंतुओं के भीतर यहाँ पर साइंस में जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी जानवर हैं, और ठीक है, और दूसरा मानव भी इसी में आ जाता है, जंतु में, ठीक है, और पादप में जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं जंतु बोलूँ उसका मतलब मानव भी है। तो जब भी हम पादप या जंतुओं की बात करते हैं तो उनका भी कुछ ऐसा ही होता है, यानी कि हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है,
पेड़ का हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ किसी भी साइज का ले, चाहे इंसान की बात करें, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर इंसान का दिखाई दे रहा है ना, 2 हाथ पांव इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें दिखाई तो इंसान दे रहा है, पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, यानी कि सूक्ष्मतम स्तर पर देखें, तो हमें क्या दिखाई देगा कि इसमें लाखों करोड़ों सेल्स जो है एक तरीके से आपस में जुड़कर जो है उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरीके का मानव दिखता है या कोई जानवर दिखता है या कोई पेड़ पौधा दिखता है, वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि जो है उसको स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसको संरचना कौन बना रहा है? बेसिकली जो सेल्स हैं वो आपस में बहुत सारे कनेक्ट होकर, लाखों करोड़ों सेल आपस में कनेक्ट होकर उसको संरचना प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये वर्ड हमने समझा। दूसरा वर्ड है कार्यात्मक इकाई। इकाई का मतलब यूनिट, एक सिंगल यूनिट है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जुड़ के, बहुत सारी यूनिट्स जुड़ के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर देती है। कार्यात्मक का मतलब हो गया कि फंक्शनल, यानी कि जो कोशिका के द्वारा, जो सजीवों के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य, ठीक है, सजीव जो भी कार्य कर रहे हैं वो बेसिकली हमें दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, है ना। ये सब क्या है, हमें होते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम दोबारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो अंदर काम कौन कर रहा है? सेल्स ही कर रहे हैं, ठीक है। सभी सेल्स जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और बिलियंस ऑफ सेल्स जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। और एट द एंड हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान भाग रहा है, लेकिन अगर हम उस इंसान को बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल, बहुत ही बेसिक लेवल पर समझें तो सेल ही उसके काम कर रहे हैं, जिसलिए हमें वो भागता हुआ या खेलता हुआ ये सब चीजें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के लिए क्या बोला जाता है? कार्यात्मक। कार्यात्मक कार्य करने वाली इकाई है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास कि जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? विभाजित होकर, सेल्स क्या है? विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? जब पुरानी कोशिकाएं जो है विभाजित होकर, यानी कि डिवाइड होकर, पुरानी कोशिकाएं जब डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि हमारे शरीर में हर एक सेकंड लाखों कोशिकाएं नई बन रही है और लाखों कोशिकाएं जो पुरानी है वो मर रही है, ठीक है, उनका डिस्पोज ऑफ हो रहा है। तो किस वजह से पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि नई कोशिकाएं, सोचिए अगर नई कोशिकाएं बने ही ना, है ना, तो और पुरानी कोशिकाएं जो है नई कोशिकाएं ना बनाए तो हमारा विकास वृद्धि हो ही नहीं पाएगा। जो पेड़ पौधे बड़े होते हैं उनकी हाइट बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो पुरानी कोशिका, जब बच्चा होता है, माँ के पेट में होता है, भ्रूण में होता है, ठीक है, वो बहुत ही छोटे उस पे स्तर पे होता है ना, फिर धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता है और एक उम्र के बाद वो है, जब वो पैदा होता है, धीरे धीरे उसका जो हाइट, चाहे वेट है, सब चीजें बढ़ने लगती है ना। तो ये क्या है, क्यों पॉसिबल हो पा रही है? क्योंकि जो पुरानी कोशिकाएं डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर पा रही है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाकर बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सभी पॉइंट्स को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थियरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका की जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? सेल थ्योरी। जब आपसे एग्जाम में पूछे कि सेल थ्योरी क्या है, तो सेल थ्योरी वास्तव में यही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि सेल, यानी कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोशिकाओं को अगर हम 2 स्तर पे समझते हैं, कोशिकाओं को 2 स्तर पर समझते हैं, 2 लेवल पर समझते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम बात करते हैं पादप कोशिकाओं की, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं जंतु कोशिकाओं की, ठीक है। जंतु कोशिका, जंतु के मैंने आपको बताया, जंतु के भीतर यानी कि एनिमल सेल, एनिमल के भीतर इंसान भी आ जाता है। साइंस में एनिमल के भीतर इंसान भी आता है। पादप का यहाँ पर मतलब है प्लांट, ठीक है। तो कोशिकाओं को हम 2 लेवल पर समझते हैं, प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। तो आइए इनके बारे में समझते हैं कि बेसिकली जो प्लांट सेल है वो क्या है। तो प्लांट सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, जरूर नहीं है कि ये फिक्स यही हो, ठीक है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या होती है? सबसे आउटर लेयर है, सबसे बाहरी जो आवरण है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो लेयर होता है, दूसरा लेयर जो है मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं,
वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ साथ चिपकी होती है, ठीक है, जो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर से मैंने बनाई है। दूसरी जो लेयर है, इस दूसरी लेयर यानी ब्लू कलर की जो मैंने बनाई है इसको लेयर को, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, MEMBRA, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो BRANE, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रही है, और हिंदी में क्या बोलेंगे हम? कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, झिल्ली, झिल्ली का मतलब बहुत ही पतली संरचना है, ठीक है, और सेल वॉल। तो यहाँ पे हमने दो लेयर देखे कि जो पादप कोशिकाएं हैं यानी कि जो प्लांट कोशिकाएं हैं, उसमें सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? सेल वॉल। दूसरी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, जो बिल्कुल सटी हुई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेल वॉल है वो बेसिकली क्या है? निर्जीव संरचना है, ठीक है। जो सेल वॉल है क्या है? निर्जीव संरचना है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है जंतु कोशिका की, अभी हम बात करेंगे, अभी हम पादप की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सजीव संरचना है, ठीक है। अब ये निर्जीव है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास कोई भी वो क्षमता नहीं है, डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं है, यानी कि ये क्या है? हाईली परमिएबल है, यानी कि जो है एब्सोल्यूट परमिएबल है, ठीक है। यानी कि हिंदी में परमिएबल को बोलेंगे हम चयना, सॉरी, पारगम्य, ठीक है। क्या है ये? पारगम्य, पूर्ण रूप से पारगम्य, पूर्ण पारगम्य। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल वॉल की, ठीक है। तो सेल वॉल कैसी है? पूर्ण पारगम्य संरचना है, ठीक है। पूर्ण पारगम्य का मतलब हो गया कि इसके पास डिसीजन लेने की कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। यानी कि ये ना तो किसी चीज को अंदर जाने से रोक सकता है, ठीक है, यानी कि जो सेल वॉल है ना तो वो बाहर के आने वाली किसी चीज को रोक सकता है, ना ही वो अंदर से बाहर जाने वाली किसी चीज को रोक सकता है, ठीक है। यानी कि इसके पास कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरीके से निर्जीव संरचना है, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पूर्ण पारगम्य है, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिएबल, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका काम क्या हुआ फिर? अगर हम इसका कोई मतलब ही इसके पास कोई डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है, तो इसका काम क्या हुआ? तो इसका काम सिंपल इतना है कि इसका काम है कि जो पेड़ पौधे जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी पादप हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनको जो है हार्डनेस यानी कि दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता प्रोवाइड करना है, यानी कि हार्डनेस। अगर आपने कभी पेड़ पौधे को टच किया है ना, किया होता है, तो हम क्या फील करते हैं कि जो उनके बाहर की जो लेयर है वो थोड़ी हार्ड फील होती है। तो वो किस वजह से फील हो रही है? क्योंकि उनकी सेल जो होती है बेसिकली उनके ऊपर क्या है? सेल वॉल है, ठीक है, जो कि इसका काम ही यही है कि जो पेड़ पौधे पादप हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको जो है हार्डनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि वो अपने आप को खड़ा रख पाए। आपने पेड़ देखा होगा, जो पेड़ मजबूत, कोई लचीला पेड़ है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तो वो टूट जाता है, लेकिन अगर वो जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, तो वो हार्ड होता चले जाता है बाहर से, और अपने आप को आसानी से वो ऊपर जो है धीरे धीरे बड़ा होता चले जाता है। तो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि वो सेल वॉल जो है उसमें कोशिकाओं में होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? दूसरा है क्या? दूसरी संरचना क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो ये कैसी संरचना है? सजीव संरचना। जब सजीव है तो यानी कि इसके पास डिसीजन लेने की क्षमता होगी, तो इसको हम बोलते हैं क्या? कि सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, आंशिक रूप से परमिएबल, यानी कि परमिएबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? चयनात्मक रूप से पारगम्य, चयनात्मक रूप से पारगम्य है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास चॉइस होती है, यानी कि ये डिसीजन ले पाता है कि कौन सेल के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी। अब जो बाहर वाली चीजें हैं वो अंदर आएंगी या नहीं आएंगी, इसके पास एक तरीके से डिसीजन लेने की क्षमता होती है। अगर सेल के लिए कोई चीजें जरूरी है, ठीक है, तो वो आने देगा अंदर, अगर जरूरी नहीं है तो वो बाहर ही रोक देगा, ठीक है। बाहर वाली चीजें, सॉरी, जो अंदर चीजें हैं, अगर वो बाहर ना चली जाए, इस चीज का भी किसके पास है? ये कौन देखेगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी होगी यहाँ पे, यानी कि कोई चीज यहाँ तक तो एंटर कर जाएगी, लेकिन दूसरी लेयर पे जब वो जाएगी, कोई चीज बाहर से आई हुई, तो वो यहाँ पे इससे टकराएगी, किससे? सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन डिसीजन लेगा कि ये चीज अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक सजीव संरचना है, चयनात्मक पारगम्य है, ठीक है, कोशिका झिल्ली।
अब हम देखते हैं कि जो जंतु कोशिका है, मैं इसको यहाँ थोड़ा रफ कर रहा हूँ, जो जंतु कोशिका है यानी कि एनिमल सेल है, जब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर जरूर नहीं है कि ऐसा है, किसी में वर्गाकार हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई गोलाकार हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि वो सेल को किसके लेवल पर है, यानी कि कौन से अंग के अंदर की सेल है वो, ठीक है। हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं होती है, यानी कि कोशिकाएं होती तो यानी कि लाखों अरबों हैं, लेकिन उनके जो प्रकार हैं वो लगभग 200 के करीब होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हार्ट की कोशिका है, हार्ट सेल है, उसके अपने अलग काम होंगे, है ना, उसका अपना अलग काम होंगे। वैसे अगर मैं स्टमक की बात करें, उसके अंदर के जो सेल है उनका अपना अलग काम होगा, ठीक है। उनका काम क्या होगा, जैसे पेप्सिन रिलीज करना, HCl रिलीज करना, है ना, एक तरीके का अम्ल होता है जो कि खाना पचाने का काम करता है, तो वो उन कोशिकाओं, जो स्टमक के अंदर कोशिकाएं होती है, उनका अपना काम होगा, राइट। जैसे अगर हम बात करें एक कंपनी की, ठीक है, कंपनी में जने तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉय, हर एक टीम में एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। एक टीम के एम्प्लॉय का अपने एक तरीके का काम होता है, राइट, है ना, और दूसरी टीम के जो एम्प्लॉय है उनका अपना तरीके का काम होता है, तो सब मिलकर एक तरीके के एक पूरी कंपनी की तो बना रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, बॉडी के अंदर भी होता है, हर एक डिपार्टमेंट के सेल अलग अलग तरीके के होंगे, ठीक है, लेकिन एट द एंड सभी काम किसके लिए कर रहे हैं, एक शरीर के लिए ही कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि जो सब जंतु सेल की जब हम बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं, तो सबसे पहली लेयर इसमें क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति इसकी पहली लेयर होती है। जो पादप कोशिकाओं में दूसरी लेयर होती है, जंतु कोशिकाओं में वो पहली लेयर होती है। इसमें क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल यानी कि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही है, ये जो पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट्स हैं, उनमें सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में जो है सेल मेम्ब्रेन कौन सी लेयर होती है, दूसरे नंबर की लेयर होती है, क्योंकि पहले नंबर की लेयर सेल वॉल होती है, जो कि सेल वॉल जंतुओं में नहीं होती है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर पूछे कि सबसे मुख्य अंतर क्या है पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में, तो यही है कि जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है, पादप कोशिकाओं में सेल वॉल होती है, ठीक है। जो इसका काम क्या है सेल वॉल का, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करना, दृढ़ता प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जंतु कोशिकाओं की बात करें, तो अब हम पादप कोशिका के और जंतु कोशिका के भीतर की बात करें, तो इसमें बेसिकली एक लिक्विड होता है, ठीक है, हर एक कोशिका के भीतर होता है बेसिकली, ठीक है। हर एक कोशिका के भीतर क्या है, कुछ लिक्विड होता है, जेली टाइप का कुछ लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, जो कि बेसिकली जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीके का ये क्या है, जली तो है, पानी तो है ना, और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% क्या है, वाटर है ना। अगर वाटर नहीं है किसी के शरीर में, तो वो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। धीरे धीरे जो उसकी कोशिकाएं हैं वो उसको जब प्रॉपर पानी ही नहीं मिलेगा, प्रॉपर जो है ये लिक्विड नहीं मिलेगा, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो वो अपनी जो एक्टिविटीज है वो कर ही नहीं पाएगा। जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज का तोड़ना हो, ये सब चीजें क्या कर ही नहीं पाएगा। तो ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और सारे ऑर्गेनल्स इसी के अंदर होते हैं, इसी के अंदर काम करते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो पानी की कमी शरीर को एक तरीके से बहुत ही हार्म पहुंचाती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि टाइम टाइम पे पानी पीना चाहिए, और एक सही अमाउंट है उसमें हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिक जो भी लिक्विड है इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये दोनों में हुआ है ना, सेल भी है तो सभी में होता है, जिसमें भी सेल होंगे तो कोशिका द्रव्य होता है। अब जो कोशिका द्रव्य है, इसके भीतर कुछ बहुत सारे अंग होते हैं, जो बेसिकली एक सेल के पार्ट्स होते हैं, या सेल ऑर्गेनल्स हम जिन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें H2O यानी कि जल भरा होता है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका या रिक्तिका बोल लीजिए, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉक्यूले बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही जंतु एनिमल्स में भी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत छोटे आकार की होती है। प्लांट सेल्स में जो वॉक्यूले या रिक्तिका होती है वो बड़े आकार की होती है। जरूरी नहीं कि एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 3 5, ठीक है।
और वो डिपेंड करता है किस प्रकार की सेल है। लेकिन जो जंतु कोशिका में जो रिप्तिकाएं होती है वो बहुत ही छोटे आकार की होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। रिप्तिका होती है लेकिन छोटे छोटे आकार की होती है, इसमें बड़े आकार की होती है, ठीक है। अगर बहुत ही ये, और अगला सबसे मेन डिफरेंस अगर हम देखें, और डिफरेंस क्या मतलब, जो अगला ऑर्गेनल अगर हम देखें तो जो केंद्रक होता है, क्या होता है, जो केंद्रक है, यानी कि अगला जो है मेन ऑर्गेनल क्या है, ये जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक, क्या कहेंगे, केंद्रक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होंगी उसमें जो है केंद्रक जरूर होता है ना। इसके कुछ अपवाद है जैसे कि वायरस, उसके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे पादप यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी सेल्स होंगी उसमें केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जो केंद्रक होता है उसके भीतर क्या होता है, बेसिकली क्रोमेटिन पदार्थ होता है, क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ, जैसे धागे की तरह होता है, इस तरीके की संरचना कुछ इस तरीके से लिपटी हुई होती है, जिसको हम क्रोमेटिन पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन पदार्थ को ही आगे जब उसका थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं उसमें, तो उसको हम डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा या नॉर्मल चीज में भी बोलते हैं कि इसका डीएनए ऐसा है या पेरेंट्स से उसको डीएनए ऐसा मिला है, ठीक है। तो बेसिकली उसको जब हम उसको रॉ फॉर्म में दे बोलते हैं तो उसको क्रोमेटिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन जो उसके अंदर होता है केंद्रक के अंदर, जो बेसिकली अगर हम डीएनए भी बोलते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो डीएनए किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है, राइट, है ना। तो जो केंद्रक है वो बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, यानी कि सेल के अंदर की जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो बेसिकली किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, केंद्रक के द्वारा हो रही है। कैसे केंद्रक कर पा रहा है, जो केंद्रक के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए, अभी हमने देखा जो केंद्रक के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए जो है एक तरीके के कोड होते हैं जो कि बताता है सेल को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है, आपको किस चीज के लिए काम करना है, आपको कौन से अंग जिसमें भी होगा उसी हिसाब से वो डिफाइन होता है। तो कोड क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हर एक चीज मेंशन होती है कि सेल का ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम क्या होगा, सेल में जो ये हम बात करें और भी बहुत सारे अंग होते हैं जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अभी हम पढ़ेंगे सबके बारे में, उसका काम क्या है, लाइसोसोम का काम क्या होगा, राइबोसोम का काम क्या होगा, ये सब कौन बताता है, बेसिकली डीएनए ही बताता है, ठीक है। तो केंद्र के अंदर डीएनए होता है, तो केंद्र क्या बेसिकली कंट्रोल रूम है जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है एक सेल के अंदर, वैसे ही पादपों में भी होता है सेम, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा केंद्र का काम क्या है, बेसिकली कंट्रोल सेंटर है जिसका काम क्या है, कंट्रोल करना, ठीक है। आगे हम देखेंगे चीजों को और भी डिटेल में। तो यहाँ पे आपने कोशिका भित्ति का अंतर समझा, जंतुओं में नहीं होती, पादपों में होती है। दूसरे लेवल पर जो है यहाँ पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पहली लेयर होती है ना। दूसरा केंद्रक होती है, इसमें रिप्तिकाएं बड़ी होती है, इसमें रिप्तिकाएं छोटी होती है। इतना अंतर आपने समझ लिया और ये कुछ चीजें आपने समझी अभी तक। कोशिका भित्ति तो आपने देख ली। कोशिका भित्ति जो बेसिकली बनी होती है, किससे बनी होती है कोशिका भित्ति, अगर हम इसके बात करेंगे कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज, आपने नाम सुना होगा। सेल्यूलोज बेसिकली क्या है कि स्टार्च का ही एक फॉर्म है। स्टार्च मतलब एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि सेल्यूलोज है, ठीक है, जो मिलके क्या जो बनाता है, कोशिका भित्ति बनाती है। हम अभी सेल वॉल की बात कर रहे हैं जो सिर्फ पादप में होती है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो ना, हम अभी सिर्फ सेल वॉल की बात, यहाँ पे सेल वॉल देख रहे हैं। तो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट, जो कि बेसिकली एक स्टार्च का फॉर्म है। अगर हम देखें तो हमारा जो पेपर होता है यानी कि कागज होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का ही बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आउटर लेयर है उसका बना होता है ना। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से। ऐसा नहीं है कि हर एक जो जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी तो वो सेलुलोज से बनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज में अलग अलग हो सकती है। शैवाल की बात करें तो शैवाल में जो है काई से, ये इसमें भी सेम सेलुलोज से ही बनी होती है शैवाल, यानी काई
है ना, काई आपने देखी होगी जो जम जाती है पानी वगैरह की जगह पे, तो उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो भी एक तरह का प्लांट ही तो है, तो वो भी क्या है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है उसकी, ठीक है। अगर हम बात करें कवक की, तो कवक की जो है काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से, सेलुलोज से नहीं बनी होती। किसकी? कवक की। कवक की सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन नामक एक पदार्थ से, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें सेलुलोज जरूर ध्यान रखना है, भले काइटिन वगैरह ध्यान ना रहे, तो सेलुलोज यानी कि जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज का उदाहरण आप अपने जीवन में बहुत जगह देखते हैं, जो कि चाहे वो जो उसके ऊपर पेपर की बात कर ले वो उसी से बना होता है, ठीक है। हमने कोशिका भित्ति का देखा। अगला क्या है हमारे पास? प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोले कोशिका झिल्ली, कोई भी नाम, 3-4 नाम है इसके, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली सब में होता है। हमने देखा कि पादपों में भी होती है, जंतुओं में भी होती है, राइट। और ये कैसी होती है? चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है, यानी कि इसके पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसे कंपोजिशन की, यानी कि ये किस चीज से बनी होती है, तो बेसिकली ये लिपिड, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। तो प्रोटीन बेसिकली हर एक शरीर में हर एक चीज प्रोटीन से ही बनी है, हमारी मोस्टली चीजें। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वृद्धि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, हर एक चीज। तो कोशिका झिल्ली यानी कि जो ये लेयर है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये बनी किससे है? लिपिड से और प्रोटीन से, ठीक है। लिपिड का मतलब क्या है? वसा, ठीक है, जिसको हम फैट बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस में हम क्या बोलते हैं? सर लिपिड बोलते हैं, एक तरीके का लिपिड ही है, यानी वसा ही है, ठीक है। प्रोटीन तो प्रोटीन है ही, ठीक है, जो बेसिकली एंजाइम्स के जरिए ये जनरेट किए जाते हैं। कोशिका एट द एंड कौन जनरेट करता है? कोशिका के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये आउटर जो ये लेयर है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली है, वो किसके द्वारा बनी है? लिपिड और प्रोटीन। अगर हम बात करें, आपने कुछ सैंडविच देखा होगा भी, है ना, देखा ही होगा। तो सैंडविच में क्या होता है? ऊपर 2 ब्रेड होते हैं और बीच में क्या होता है? बटर टाइप कुछ होता है ना। तो ये जो ऊपर जो संरचना है, ये प्रोटीन है, ठीक है। इसके बीच में क्या है? ये जो बटर टाइप का है, ये क्या है? लिपिड यानी वसा है, ठीक है। तो इस तरीके की इसकी संरचना होती है, यानी कि अगर हम इसका एक हिस्सा काट के निकालें, ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो ऊपर प्रोटीन है और बीच में क्या है? वसा है, यानी कि लिपिड है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको एक बार देख लीजिए। तो आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं। कोशिका भित्ति हमने देख ली, कोशिका झिल्ली हमने देख ली, ठीक है, रेप्टिकाएं होती हैं वो हमने देख ली, कोशिका द्रव्य यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, यानी कि कोई भी कोशिका है तो हमने देखा कि उसके भीतर क्या है? जेली की तरह जो है कुछ लिक्विड फॉर्म होती है, ठीक है, जिसके भीतर जो है सारे अंग जो है इसी के भीतर होते हैं, कोशिका सेल के, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका द्रव्य, यानी कि इसको साइटोप्लाज्म यही है, ठीक है। जो ये जेलीनुमा जो ये द्रव है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये क्या है? साइटो मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो गया? इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब कोशिका। तो जो कोशिका द्रव्य के भीतर जो है कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स, राइट। जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनको बेसिकली समझने के लिए 3 टाइप में बांटते हैं। 3 टाइप में मतलब उनको उनकी मेम्ब्रेन के आधार पर, यानी कि झिल्ली के आधार पर हम 3 टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले क्या है कि दोहरी झिल्ली, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ऐसे कौन कौन सा ऑर्गेनल्स है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। दूसरा टाइप हो गया हमारे पास जिनके पास सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि एकल झिल्ली युक्त, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन जिनके पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उन अंगों को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है? जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि हम बोलेंगे झिल्ली रहित संरचना। झिल्ली रहित संरचना का मतलब उनके पास कोई भी जो है
झिल्ली यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसको हम पढ़ेंगे इजीली ताकि हम इसको समझ पाए। दो ऐसे कौन कौन से सेल के ऑर्गेनेल्स है जिनके जो बेसिकली जिनके पास दो डबल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी हम इसको स्वाभाविक अंग को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए और इस चीजों को लिंक कर पाए। तो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी होते हैं जिनके बीच में, डबल मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कि जो बेसिकली इस तरीके से डबल है, ठीक है, डबल लेयर है जिनके बीच, तो इसको बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। दूसरा क्या हो गया, प्लास्टिड, प्लास्टिड या जिसको हम बोलते हैं लवक हिंदी में। एकल झिल्ली यानी कि एक इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है ये नहीं है, डायरेक्ट जो है एक ही मेम्ब्रेन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एकल झिल्ली युक्त, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा है, गोल्जी बॉडी, क्या है, गोल्जी बॉडी, या हिंदी में इसको बोलते हैं गोल्जी काय, ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, राइट। तो ये भी क्या है, एकल झिल्ली युक्त है, ये भी एकल झिल्ली युक्त है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन है। तीसरा हमारे पास है लाइसोसोम, क्या है, LYSOME, लाइसोसोम, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में भी हम इसको लाइसोसोम ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये तीनों कैसी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है सारे ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स कैसे हैं, जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और तीसरा क्या है, जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको, ठीक है, कौन कौन से, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, इसको हिंदी में भी हम राइबोसोम ही बोलेंगे। और दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम, CENTROSOME, सेंट्रोसोम, या इसको हम हिंदी में बोलेंगे तारक काय, ठीक है, तारक काय। तो यहाँ पर हमने एक फ्लोचार्ट देखा कि कोशिश सेल द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स को हमने तीन टाइप में बांटा। पहला टाइप क्या है, जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो कौन कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। दूसरा, जिनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यानी कि एक ही झिल्ली होती है, वो कौन कौन से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। और दूसरा क्या है, गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। और तीसरा लाइसोसोम, ठीक है। इन तीनों के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और ऐसे भी ऑर्गेनल्स है जिनके ऊपर कोई भी ना तो डबल होती है ना सिंगल होती है, यानी कि होती ही नहीं है। कौन कौन से, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। ये आपको फ्लोचार्ट समझ में आएगा। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनल्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, इन्हीं को अंग बोलते हैं, कोशिका के अंग। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने, 7 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। तो पहले हम क्या है, जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन है उनको पढ़ेंगे। तो डबल मेम्ब्रेन की दो ही संरचना हमारे पास, दो ही अंग है, कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बेसिकली हम इसको सिंपल सा अगर हम देखें तो आप कहीं भी पढ़ेंगे इसको, कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं, है ना, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। आपने सुना भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत सुन, लेकिन ये तो हम बोलने को बोल देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल है, लेकिन वास्तव में ऐसा क्यों है, क्यों इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये समझने वाली बात है, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है, पूरी कोशिका को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, यानी कि एनर्जी, जो भी कोशिका काम कर रही है, ठीक है, कोशिका हमारी बॉडी जो काम कर रही है वो क्यों कर पा रही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें जैसे घर की, ठीक है, घर की बात करें तो एक घर में क्या है, बिजली यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी, पूरे एरिया की बात करें, एक एरिया की बात करें
ठीक है, कोई क्षेत्र है या कोई एरिया है, उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसफार्मर होते हैं ना, ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, एक हो सकता है, 3 4, तो वो उनका काम क्या है, पूरे एरिया को बिजली प्रोवाइड करना। सोचिए अगर ये शट डाउन हो जाए तो पूरे एरिया में बिजली ही नहीं पहुंचेगी, राइट, तो वो बिजली नहीं पहुंचेगी। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं एक ही हो, एक से बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो सेल कौन से पार्ट के लिए काम कर रहा है, वो और कौन से बॉडी के लिए पार्ट में कौन से सेल है, उनके हिसाब से जिन बॉडी पार्ट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज्यादा होंगे, जिसमें कम एनर्जी की जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कम होंगे, है ना, और जो भी काम हो रहे हैं वो इसी के द्वारा हो रहे हैं। तो जो ऊर्जा जो जनरेट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। जैसे अगर हमें घर में जो ऊर्जा आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आ रही है, राइट, जो जैसे अगर हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो किसकी फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में है ना, हीट की फॉर्म में एनर्जी है, राइट। लेकिन वैसे ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या नाम दिया जाता है, उस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है, एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, ठीक है। ट्रायो मतलब 3 यानी फॉस्फेट के 3 अणु जो है मिलकर इसका निर्माण करते हैं, तो एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। तो ये आपको बस एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है सेल के अंदर, राइट। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट है, ठीक है। अगला क्या है, इसके कार्य क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या क्या है ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ सकता है, जनरली आपको पता भी होना चाहिए कि ये तो हमने देखा कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है, राइट, और इसके काम का क्या क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका काम क्या करता है, जो हमने खाना खाया है, जो हमने खाना खाया, ठीक है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या करता है, ये विघटित करके ऊर्जा प्रदान करता है, विघटन होता है और उस विघटन से ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा, ठीक है। सिंपल वैसे ही जैसे कि अगर हम बात करें कोई कोयला है या लकड़ी है, ठीक है, वो क्या है, जलकर क्या है, ऊर्जा निकलती है, उससे हीट निकलती है। वैसे हमारे शरीर में क्या है, कच्चा पदार्थ क्या है, खाना, ठीक है, रॉ मटेरियल, उसका विघटन होता है। विघटन का मतलब उसका टूटना, ठीक है, उसका टूटना मतलब ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज होना, है ना, राइट, ग्लूकोज की फॉर्म में चेंज होना, और उससे फिर क्या है, ऊर्जा जनरेट होना, यानी कि एटीपी की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। ये किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में समझे तो ये क्या करता है, बेसिकली ग्लूकोज का, ठीक है, थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज किससे मिलता है हमें, जो हमने खाना खाया, जितना भी खाना खाया है उसके थ्रू वो एट द एंड किस फॉर्म में आता है, वो हमारा शरीर उसको किस फॉर्म में जनरेट करता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, राइट। तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज जब है ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो क्या बनाता है, बेसिकली एटीपी बनाता है, ठीक है। पूरी ग्लूकोज है, जब उसमें उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है, आपको पता ही होगा ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी चीज का विघटन होना, टूटना, है ना। तो वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज का तोड़ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे क्या होता है, ऊर्जा जनरेट होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, जिसको हमारी कोशिकाएं बाद में क्या करती हैं, उसका उपयोग करती है ना। कोशिका के जितने काम हो रहे हैं बेसिकली इसी, उनको भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, है ना। तो हमारी पूरी बॉडी को एट द एंड क्या है, एनर्जी की जरूरत हो रही है। तो हर एक सेल एटीपी जनरेट में, सॉरी, हर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट कर रहा है, उसका उपयोग सेल कर रहा है और सेल से मिलकर हमारी बॉडी काम कर रही है, राइट। तो ये हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। अगर हम आगे देखें, इसी को क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। इसी चीज को क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो कोशिकीय श्वसन भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिकीय श्वसन,
ठीक है। जो कोश के श्वसन जो है इसी को बोला जाता है। तो ग्लूकोज जब जो है ऑक्सीकरण होकर यानी कि टूटकर एटीपी का निर्माण करता है तो इसी को क्या बोला जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा कि काम क्या क्या होते हैं। अगर हम इसकी संरचना के बारे में देखें, संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। एक डबल मेम्ब्रेन संरचना स्ट्रक्चर है, यानी कि दोहरी झिल्ली है। तो सिंपल सी बात है, तो पहले ये बाहर से एक झिल्ली होती है, ठीक है, अंदर ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं इसको और अच्छा बनाऊं थोड़ा, कुछ इस तरीके का होता है। तो एक मेम्ब्रेन ये हो गई, दूसरी मेम्ब्रेन ये हो गई, इसीलिए इसको हमने किस कैटेगरी में डाला था, डबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, इसके अंदर एक खुद का डीएनए होता है। क्या होता है, इसके भीतर खुद का एक डीएनए होता है। जैसे हमने बात की, बेसिकली मेन डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का एक डीएनए होता है, क्योंकि ये क्या है, अर्ध स्वायत्त। अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसे डिसीजन है ये खुद से ले सकता है, यानी कि उसमें इसे हर टाइम जो है केंद्रक यानी कि कंट्रोल, हमने ये समझा कि केंद्रक जो है कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का भी केंद्रक होता है, ठीक है, खुद का डीएनए होता है, और वो एक तरीके से अर्ध स्वायत्त होता है। अर्ध स्वायत्त का मतलब हो गया सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब हो गया, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार है जो पूरे देश के लिए डिसीजन लेती है, और दूसरे लेवल पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। भले स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अंडर में है ना, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है ना। लेकिन स्टेट जो है गवर्नमेंट खुद के भी कुछ डिसीजन ले सकती है, उसको हर बार केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद के भी उसके अपने कुछ अधिकार है। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है कि भले ही कंट्रोल सेंटर तो न्यूक्लियस है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है जो कुछ काम खुद भी करता है, ठीक है, खुद डिसीजन ले लेता है। तो इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, जिसको तरल बोल देते हैं, राइट, इस लिक्विड को। और हमने ये तो देख लिया कि डबल मेम्ब्रेन होती है, राइट। तो इसी के लिए क्या होती है, संरचना होती है। अगर हम इसकी जो इसी ये उठी हुई उंगली नुमा संरचनाएं हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आपको समझ में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर जो डीएनए है उसको बेसिकली एमडीएनए बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, इसके आगे एम लगा होता है, ठीक है। तो एमडीएनए में इसको बोलते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में इसके कार्य भी समझे, इसके काम क्या क्या है, ठीक है, इसका बेसिकली टास्क क्या क्या होते हैं। अगला हमारे पास दोहरी झिल्ली, हमने दूसरा टाइप क्या है, डबल मेम्ब्रेन का, प्लास्टिड, ठीक है। एक हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक, ठीक है। ये जो जैसे पादपों में उपस्थित होता है, ये जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ किसमें होता है, पादपों में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवक बोल रहे हैं या प्लास्टिड बोल रहे हैं, ठीक है। लवक का मतलब हो गया बेसिकली एक तरीके का पिगमेंट होता है ये, ठीक है, जिससे बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, हरे रंग का होता है। इसका काम क्या होता है, जो हरे रंग के पेड़ पौधे होते हैं वो हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये लवक होते हैं, यानी हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वर्णी लवक, वर्णी लवक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ये बेसिकली पेड़ पौधों को क्या करता है, रंग देने का काम, फूलों को रंग देने का काम करता है। पीला रंग हो गया, हरा नीला रंग हो गया, कुछ किसी भी तरीके, नारंगी हो गया, ठीक है। तो इसका काम वर्णी लवक है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, जो फल हो गए, चाहे वो पत्तियां हो गई, है ना, या फिर फूल हो गए, इनको रंग देने का काम कौन करता है, बेसिकली वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। वहीं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग का, हरा, बेसिकली इसका काम क्या है, हरा, ठीक है। और क्या अगला क्या है,
वर्णी लवक। अनवर्णी लवक का नाम से समझ आ रहा है कि ये कोई भी रंग किसी भी प्रकार का यानी कि रंग नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो सिर्फ पादपों में होता है यानी प्लांट्स में होता है, राइट। ये किस में नहीं होता, ये एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, इसके तीन टाइप हैं बेसिकली, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जो कि हरा रंग प्रोवाइड करता है, जो हरे रंग के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं आपको, किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। दूसरा वर्णी लवक, इसका काम है फूलों को, सब्जियों को, या फिर हम कहें फलों को, उनको रंग प्रोवाइड करना, अलग अलग रंग के होते हैं, किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्या है, अनवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन होता है बेसिकली, ये स्टार्च जो है, स्टार्च यानी कि जो बेसिकली स्टार्च यानी कि अगर आपने कभी आलू देखा हो या चावल देखे हो तो उसमें भी स्टार्च निकलता है। तो बेसिकली अनवर्णी लवक क्या है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है, जो पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थ का स्टोरेज करता है। ठीक है, क्या करता है, अनवर्णी लवक का काम क्या है, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करना, ठीक है, उनका संग्रहण करना, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका, इसकी संरचना की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा हमने इसको डबल मेम्ब्रेन में क्यों रखा था, क्योंकि इसमें डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल है ना, दोहरी झिल्ली है, राइट। फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके से स्प्रिंग्स नुमा कुछ संरचनाएं होती है इस तरीके से, और इसके अंदर भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो इन जो ये स्प्रिंग की जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग नुमा जो संरचना है इसको ग्रामा थाइलाफाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रामा थाइलाफाइड। इसके अंदर भी खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है, खुद का क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है जो बेसिकली, ये भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब हो गया अर्ध स्वायत्त, क्या हो गया, अर्ध स्वायत्त, ये भी अपने डिसीजन खुद से कुछ ले सकता है, ठीक है। तो यही चीज आपको इसमें ज्यादा ध्यान रखिए, ये भी, इसको क्या बोलेंगे, तरल। बहुत ही आसान सा है, डबल मेम्ब्रेन है ये, जिसको ये स्प्रिंग नुमा संरचना होती है, इसमें कुछ तरल होता है, ठीक है, इसका खुद का भी डीएनए होता है ना। तो अगर आपसे कोई प्रश्न बन जाए कि ऐसे कौन कौन से संरचना, ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है जिनपे खुद का डीएनए होता है या अर्ध स्वायत्त होते हैं, तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो प्लास्टिड सिर्फ पादपों में होता है, जंतुओं में नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा, प्लास्टिड भी देख लिया हमने, यानी कि हमने डबल मेम्ब्रेन की दोनों संरचनाएं हमने देख ली है, राइट। अब हम देखते हैं कि आगे के जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर हम कोई कोशिका की संरचना देखें तो उसमें एक केंद्रक होता है, राइट। उसमें इस तरीके की कुछ ट्यूब की तरह जो है संरचनाएं होती है, ट्यूब की तरह, ठीक है, जो जुड़ी हुई होती है पूरी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कुछ राइबोसोम होते हैं, यानी कि इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं, राइट। और इस फिर हम और देखते हैं तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके की संरचना होती है, इसको गोल्जी काय बोलते हैं, या फिर यहाँ जो नहीं कि एक ही हो और भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी काय, ठीक है। यहाँ पे आपको अब विजिबल हो रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, गोल्जी काय, क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, ठीक है। और यहीं पे कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती है जो कि बेसिकली हम इसको बोलते हैं लाइसोसोम, क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। तो इन चीजों को अभी मैं आपको एक बड़े डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बाकी के बचे हुए ऑर्गेनल्स है वो क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक है, ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक से जो है एक संरचना निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ इस ट्यूब के आकार की होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है।
ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है। मैं इसको बड़े उसमें जो अभी फिगर देखा आपने देखा होगा उसको मैं कुछ बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईआर, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, बेसिकली हर चीज यानी कि एक ट्यूब की तरह चलती जा रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं, राइट। इसी ईआर के ऊपर कुछ जो है, अगर मैं यहाँ ब्लू कलर से जो है डॉट बना रहा हूँ, रेड कलर से बना के देखते हैं क्योंकि ज्यादा अच्छा विजिबल होगा। यहाँ पे जो है इसकी सतह के ऊपर कुछ छोटे छोटे डॉट से जो है चिपके होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम किसकी सतह पर चिपके हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर कुछ छोटे छोटे डॉट नुमा संरचना होती है जो कि चिपके होते हैं, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम। जो ये रेड कलर का जो है ये पिगमेंट से चिपके हुए हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम। ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप की होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप देख रहे होंगे कुछ हिस्से पर जो है राइबोसोम चिपके हुए हैं, रेड कलर दिख रहे हैं, और वहीं कुछ हिस्सा जो है खाली है। तो यानी कि जो हम जब देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो ये वाला हिस्सा है वो थोड़ा रफ सा दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, कुछ डॉट से चिपके हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रफ ईआर। क्या बोलते हैं, रफ ईआर यानी कि खुरदुरा। ठीक है, खुरदुरा हम जिसको बोल देंगे रफ ईआर होता है। ठीक है, वहीं जो है ये क्या होता है, स्मूथ, क्योंकि इस हिस्से पे कुछ भी नहीं चिपका है ना, स्मूथ ईआर। तो ईआर को अगर हम दो टाइप में बांटे तो क्या होता है, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। तो रफ क्यों है, बेसिकली क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम इसकी सतह पर लेयर पर चिपके हुए हैं। वहीं इसको स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं है, इसलिए हम इसको स्मूथ बोल रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि इतना ही बड़ा हो, और भी पूरा फैला बहुत बड़ा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं एक सेल के अंदर, राइट, कई सारे हो सकते हैं इस तरीके की संरचना। तो सिंपल सी बात हमने देखी कि यहाँ केंद्रक से एक संरचना निकलती है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, यानी हिंदी में अंतः प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। ठीक है, जिसके कुछ हिस्से पर जो है इस तरीके से राइबोसोम चिपके होते हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, रफ ईआर। वहीं कुछ हिस्से पर कुछ भी नहीं चिपका होता है, यानी कि बिल्कुल स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ ईआर बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो राइबोसोम है उसका काम क्या है, बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण किसका काम है, राइबोसोम का। हमारे शरीर की हर एक संरचना किससे बनी हुई है, हर एक संरचना, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, राइट, प्रोटीन से बनी हुई है। और प्रोटीन का निर्माण करता कौन है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम कहाँ पे पाया जाता है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक अंतः प्रद्रव्य जालिका के सतह पर पाई जाती है, राइट। राइबोसोम की संरचना जो कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो कई सारे, ऐसे नहीं कि एक, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, राइबोसोम का नाम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना राइबोसोम का काम होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में हर एक चीज एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ये हर एक सेल जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो वहीं स्मूथ ईआर का, ये तो हमने पढ़ लिया, रफ ईआर के ऊपर ये होता है राइबोसोम, जिसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। वहीं स्मूथ ईआर का काम क्या होता है, स्मूथ ईआर का काम होता है, स्मूथ ईआर का काम होता है वसा यानी कि लिपिड का निर्माण करना, लिपिड यानी कि फैट का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब मान लीजिए, अब यहाँ पे देखते हैं, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया। ठीक है, यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, ये ब्लू का यूज करता हूँ। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, तो ये जो प्रोटीन है वो ये अंदर जमा होता जाएगा इन ट्यूब में। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ट्यूब है वो भरती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ ये अंदर जमा होता जाएगा, ये प्रोटीन यहाँ अंदर जमा होता जाएगा इन ट्यूब में। और जब धीरे धीरे ये ट्यूब जो है आगे जब ये प्रोटीन है आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो ये जो है भरने लगेगा। साथ में इसमें कुछ मात्रा में जो है क्या है, ये
लिपिड भी यानी कि वसा भी बनती है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, जो स्मूथ वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो अगर हम देखें तो 90% जो है प्रोटीन होता है और बहुत ही उसमें 5% या 10% जो है लिपिड होता है। ठीक है, वसा होती है। तो इसमें जो है दोनों अगर हम देखें तो ज्यादा मात्रा किसकी है, बेसिकली प्रोटीन की है ना, तो हम इसको प्रोटीन भी बोल दें तो कोई गलत नहीं होगा। तो अगर आपसे सिंपल इतना पूछ ले कि वसा का निर्माण कौन करता है, ईआर ही करता है, स्मूथ वाला पार्ट करता है ना। रफ ईआर, जो रफ ईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। इसने जो प्रोटीन बना तो वो इन ट्यूब में बढ़ता चले जाता है और धीरे धीरे ये इसकी इधर की तरफ बढ़ता जाता है। तो एक टाइम जब आएगा कि जो ये वाली जो लास्ट वाला जो ट्यूब है, जब ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला जो ट्यूब है ये पूरा भर जाएगा, तो यहाँ से जो प्रोटीन है वो बबल्स की फॉर्म में जो है बाहर निकलने लगेंगे। क्या निकलने, बबल्स की फॉर्म में। ठीक है, बेसिकली हमने देखा कि है तो एक झिल्ली यानी कि एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन जो है ये जो बबल्स हैं इससे पार होने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो है, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, ये बबल्स की फॉर्म में जो है बाहर आने लगता है। जो ये प्रोटीन है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आने लग गया, क्योंकि अब इसके ऊपर अब यानी कि जो ट्यूब है यानी कि ईआर है, इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं रहेगी, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन को ये झेल पाए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं बबल की फॉर्म में। जो प्रोटीन है ये प्रोटीन बबल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, ये सब किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ये बबल आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे जो है ये कलेक्ट होते जाते हैं। ये बबल जो है आपस में जुड़ के एक संरचना का निर्माण करते हैं। ये बबल जो है आपस में जुड़ गए और एक इस तरीके की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ये क्या बबल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन, ये पूरा प्रोटीन का ही बना हुआ है, इसने जुड़ के ऐसी संरचना बना ली आगे। अब इस प्रोटीन ने संरचना बना ली, इसको नाम क्या देते हैं, गोल्जी काई। ठीक है, क्या नाम देते हैं, गोल्जी, GOLGI BODY, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गोल्जी काई किसका बना होता है, बेसिकली प्रोटीन का ही बना होता है, जिसमें 90% या 95% जो मात्रा प्रोटीन की होती है, बहुत ही कम मात्रा वसा की होती है ना। तो इस तरीके से ये मिक्स होता है ना। तो ये आगे बढ़ता चला गया और एक टाइम के बाद ये इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, इस तरीके की संरचना बना लेता है, जिसको हम गोल्जी काई या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। राइट, तो गोल्जी बॉडी का निर्माण भी हो गया। अब गोल्जी बॉडी है क्या, बेसिकली प्रोटीन ही तो है। एक तरीके से हम बोलते हैं कि ये वेयर हाउस है, यानी कि जहां पर की चीजों को लाकर हमने जमा कर दिया। अब यहाँ पे ये प्रोटीन जमा हो गया, अब यहाँ पे एक संरचना मिलती है जिसको हम बोलते हैं लाइजोसोम। क्या बोलते हैं, लाइजोसोम। ठीक, तो आगे हमें क्या संरचना मिलती है, लाइजोसोम की, इसके आगे, है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो प्रोटीन यहाँ पे गोल्जी काई में जमा हो गया, अब गोल्जी काई क्या है, एक तरीके से वेयर हाउस की तरह है, यानी कि उसने जमा कर लिया अपने पास। अब इसका काम होगा कि अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी में कई प्रकार के हैं, कई सारे प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है, हर एक पार्ट के लिए अलग प्रकार का प्रोटीन के निर्माण की जरूरत होती है। तो ये काम कौन करता है, बेसिकली गोल्जी काई, गोल्जी यानी गोल्जी बॉडी काम करता है कि इसके पास जो प्रोटीन है उसकी फॉर्म को बदलना। ठीक है, उसका जो बॉडी के जिस हिस्से पर जिस प्रकार का प्रोटीन की जरूरत है उस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना, उसकी पैकेजिंग करना, उसको फिर ये यहाँ से झिल्ली, यहाँ से जो झिल्ली जाएगी कोशिका की, जो हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वहां से उसको बाहर निकाल देना। जो प्रोटीन का निर्माण करना है, मान लीजिए इसने किसी प्रोटीन का निर्माण करा और फिर इसको पैकेजिंग करके इसको बाहर छोड़ दिया। ठीक है, और ये बाद में वहां तक उस हिस्से तक पहुंच के प्रोटीन वहां उपयोग होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और लाइसोसोम एक संरचना और मिलती है हमें, जिसमें लाइसोसोम आपने पढ़ा हुआ, लाइसोसोम के जो लाइसोसोम भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। ठीक है, जो इसका काम क्या है, बेसिकली ये सिर्फ मेनली किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में, यानी कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है। और ये कि एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग भी बोलते हैं। राइट, आत्मघात की थैली भी बोलते हैं, जो कि बेसिकली पुरानी कोशिकाओं को खत्म करने का काम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम करते हैं। तो आपने संरचना को समझा, केंद्रक से होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है, अंतःद्रव्य जालिका, जिसके कुछ हिस्से पर, अधिकतर हिस्से पर रफ होता है। रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपका होता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, और जब ये ट्यूब प्रोटीन से भर जाती है, हल्की फुल्की इसमें वसा भी होती है कुछ %, तो ये धीरे धीरे यहाँ से इसकी झिल्ली से बाहर निकल, बबल के फॉर्म में निकलने लगता है।
और जब ये बबल एक टाइम के बाद ये इस तरीके के एकत्रित होने लग जाते हैं, जमा होने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली गोल्जी काई हम इसको बोलते हैं, जो कि वेयर हाउस का काम कर रहा है, और वो फिर वो आगे पैकेजिंग करता है, किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है वो डिसाइड करता है, ठीक है, बेसिकली वो डीएनए ही यानी कि केंद्रक ही डिसाइड करता है, ठीक है, सब क्योंकि हमने देखा कंट्रोल इसी के पास होता है। तो गोल्जी काई जो है पैकेजिंग करेगा, जिस प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होगी उस प्रोटीन का के फॉर्म में बदलाव करेगा, है ना, प्रोटीन ये सब एक ही प्रकार का, लेकिन जब ये आगे पहुंचेगा तो उसके फॉर्म में बदलाव कर देगा, ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा किस चीज के लिए चाहिए उसमें बदलाव कर देगा, कौन करेगा, गोल्जी काई करेगा, ठीक है। वहीं पे एक और संरचना हमें मिलती है, जरूरी नहीं कि ये एक सेल के अंदर कई सारी हो सकती है, ये भी कई सारी हो सकती है, लाइसोसोम कई सारे हो सकते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, है ना, आत्मघाती थैली यानी कि आत्मघाती यानी कि आत्महत्या की थैली, यानी कि ये पुरानी जो कोशिकाएं खराब हो गई हैं, कुछ अंग जो खराब हो गए हैं उसको खत्म कर देना, एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि क्या क्या होते हैं, राइट, ये आपने देखा। अगला हमारे पास सिर्फ एक बचा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है पादपों में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, सेंट्रोसोम पादपों में नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ किसमें होता है, जंतुओं में होता है। ये कैसी है, हमने पढ़ा था इसको, झिल्ली रहित संरचना है, ठीक है, झिल्ली रहित संरचना, यानी कि इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है ना। और इसका बेसिकली काम क्या है, सिर्फ एक ही काम है कि जब कोशिका डिवाइड यानी कि जब सेल जो है डिवाइड होता है ना, जब सेल जो है डिवाइड होता है तो डिवाइड होके ये इस तरीके से नए सेल का निर्माण करता है। तो इसका सिंपल सा काम है कि जो गुणसूत्र, यानी कि अगर आपने कभी गुणसूत्र का देखा होगा तो ये कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये इनका जो है बंटवारा, जो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र को होता है ना, जो हम पढ़ेंगे आगे कि बेसिकली जो डीएनए है वो आगे चलकर गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र का ही काम है, यानी कि गुणसूत्र जो अगर हम देखें तो बेसिकली डीएनए का ही बना होता है, ठीक है, डीएनए की एक फॉर्म होती है, इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम का सिर्फ इतना काम है कि कोशिका के विभाजन के समय क्या करता है, गुणसूत्रों का बंटवारा करता है, यानी कि इसके अंदर डीएनए है तो ये डीएनए इसको भी चाहिए होगा, इसको भी चाहिए होगा, तो ये काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। तो ये हमने सारे ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, बहुत अच्छे से डिटेल में समझे कि क्या क्या होते हैं, एआर का काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है ना, प्लास्टिड का काम क्या होता है, और लाइसोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम क्या होता है। तो ये सब हम सेल ऑर्गेनल्स हमने अच्छे से पढ़ लिए, राइट। इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको बनी होगी किस तरीके से काम करते हैं, राइट, इनका क्या क्या काम होता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो हम अगली वीडियो जब शुरू करेंगे, ठीक है, डीएनए से संबंधित डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है, उसको हम जब समझेंगे तो उसके साथ वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।